तो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका शीर्ष एकेडमी के एक और नए वीडियो पे, जहां हम लोग हिस्ट्री का एक यूनिट कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिस्ट मूवमेंट के द्वारा डेमोक्रेसी का स्टार्ट हुआ और किस तरह मोनार्की का फॉल हुआ। इसी में देखेंगे ये क्या था। इसमें जो ये मेजर नाम आते हैं, कौन से नेशनलिस्ट मूवमेंट को चलाने वाले जो नए नए नाम थे, उन सारे नामों को भी देखेंगे और क्या इसका परिणाम हुआ वो भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मुकुल और आज शुरू करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि आज का कंटेंट क्या क्या है। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखेंगे, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप देखेंगे, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन देखेंगे, पर्सोनिफिकेशन देखेंगे और साथ ही नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, और फिर लास्ट में इम्पोर्टेंट डेट और कुछ इम्पोर्टेंट नाम को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फोटो लगाया हुआ है, एक पेंटिंग लगाया हुआ है। ये पेंटिंग का क्या मतलब है? इस पेंटिंग में आप पहले दिख क्या क्या रहा है? तो यहाँ हम देख सकते हैं अलग अलग फ्लैग्स हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग फ्लैग्स दिख रहे हैं। ये फ्लैग किनके हैं? ये फ्लैग है कुछ इंडिपेंडेंट जो हाल ही में आजाद हुए हैं, उन देशों के ये फ्लैग है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग फ्लैग है और सारे के सारे जो लोग हैं वो एक लाइन में है, एक लाइन में कहीं जा रहे हैं। इन ये स्टैचू के अराउंड सारे के सारे जो लोग हैं वो इस स्टैचू के अराउंड आगे जमा हो रहे हैं। यहाँ पे आपको और भी कुछ दिख रहा होगा। ये देखो, आपको क्राउन दिख रहा है, मतलब जो राजा महाराजाओं के मुकुट थे वो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको कुछ गॉड्स के फोटो दिख रहे होंगे, सारे जो गॉड्स हैं उनके फोटो दिख रहे हैं। और सारे लोग किसी एक मोटिव के पीछे जा रहे हैं, किसी एक मोटिवेशन के पीछे जा रहे हैं। तो ये था आइडिया ऑफ लिबर्टी। मतलब अब सभी लोग इस जो तानाशाही था, जो राजाशाही था, राजशाही था, उसे अब हम ध्वस्त करके एक आजाद, एक नया एक नया देश का निर्माण कर रहे हैं, एक नए सोच का निर्माण कर रहे हैं। इसमें सभी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब एकता और आजादी, भाईचारा, ये नए नए जो थॉट्स है अब हम उनको अपनाएंगे। और ये जो राजा महाराजा वाला काम चला आ रहा था उसे अब हम नहीं मानेंगे। अब हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो ये है इस एक छोटे से फोटो का मैसेज। अब आगे देखते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 1789 टू 1799। इस बीच में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। जो मेजर मेजर टाइम लाइन थे, जो मेजर इवेंट्स थे, वो इसी बीच में हुए। टाइम लाइन ऑफ एक्शन लीडिंग अप टू द फेमस इवेंट्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टाइम लाइन है वो ये सारे हैं। मई 15 1789, जून 20 1789, जुलाई 14 19 1789, अगस्त 26 1789, जनवरी 21 1793 और नवंबर 9 1799 देखने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये पूरा जो रिवॉल्यूशन था वो था क्या आखिर। पॉलिटिकल एंड सोशल रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, मतलब फ्रांस में एक पॉलिटिकल और एक सोशल चेंज लाने के लिए वहां पे चला आ रहा था क्या? पे चला आ रहा था तानाशाही, मतलब डिक्टेटरशिप। पे डिक्टेटरशिप, तानाशाही चला आ रहा था। अब हमें पॉलिटिकल चेंज लाना है, हमें सोशल रिवॉल्यूशन लाना है। सोशल रिवॉल्यूशन मतलब कि अभी तक जो सोशल वहाँ का स्ट्रक्चर था, मतलब जो कमजोर है, जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं पैसा कहेंगे, पैसा नहीं स्टेट कहेंगे, तो जिसके पास कोई स्टेट नहीं है, जो पॉलिटिकली दबे तबके के लोग हैं, सोशली जो दबे तबके के लोग हैं, अब उनमें रिवॉल्यूशन हुआ। लेड टू द फॉल ऑफ मोनार्की एंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो मोनार्की था, तानाशाही, राजाशाही, अब उसका डिमोलिश हुआ और डेमोक्रेसी का उद्भव हुआ, मतलब राइज ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरा, इंस्पायर्ड बाय एनलाइटमेंट आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो मूवमेंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके पीछे का आइडिया क्या था? तो आइडिया वही था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब आजादी, समानता, भाईचारा। ये जो तीन मेन आइडिया थे, यही पूरा का पूरा आधार बना हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का।
इसमें आगे ये भी आता है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो जो नेशनलिज्म मूवमेंट था, हालांकि इससे भी पहले कई मूवमेंट्स हुए जिनमें कि जो नेशनलिस्ट आइडिया थे उसे सामने लाया गया, लेकिन फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही मिलता है, क्योंकि ये मूवमेंट थोड़ा बड़ा था, ज्यादा लोगों तक फैला, इसीलिए ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म अगर हमसे पूछा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा, जो कि 1789 के दौरान हुआ था। फ्रेंच ट्रांजिशन फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू नेशन गवर्न बाय इट्स सिटीजन, मतलब अभी तक जो मोनार्की का सिस्टम, राजा का सिस्टम आ रहा था, एब्सोल्युटली खत्म करने का, और नेशनल गवर्न गवर्न बाय सिटीजन, मतलब जो आइडिया था फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये जो तीन आइडिया है, ये तीन आइडिया में से एक तो हमें यहीं पढ़ने के लिए मिल गया, कौन सा? नेशन गवर्न बाय इट्स सिटीजन, मतलब कि बाय द पीपल। बाय द पीपल का जो आइडिया, वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहली बार देखने के लिए मिल गया। आगे देखें तो रिवॉल्यूशन एम्फेसाइज्ड आइडिया ऑफ द पीपल नॉट द किंग शेप द नेशन डिग्निटी, वो एम्फेसाइज किया आइडिया, मतलब कि जो आइडिया जो आगे आया रिवॉल्यूशन के जरिए, वो ये था कि जो जनता है, जो आम जनता है, वो शेप करेगी नेशन के डिग्निटी को, ना कि एक किंग। किंग तो अपना देखेगा, किंग देश के बारे में नहीं देखेगा, तो जो अब जनता है वो शेप करेगी नेशन डिग्निटी को। इसमें कुछ की इवेंट्स हैं, चलिए उन्हें जान लेते हैं। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिंस लीडिंग टू मेजर पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था 1789 में शुरू हुआ, इसके शुरू होने से क्या हुआ, जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस था वो देखने के लिए मिला। मतलब अब हमारे पास पहली बार ये जो शब्द आया कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही देखने के लिए मिला। द ट्राइकलर फ्लैग रिप्लेसेस द रॉयल स्टैंडर्ड सिंबलाइजिंग यूनिटी। अब जो है पहली बार ट्राइकलर फ्लैग का भी वहां, मतलब हमारा देश आजाद हो रहा है तो हमें एक नए नए झंडे का मतलब झंडा चाहिए, जो हमें एक नया मतलब दे, उस देश को एक नया मतलब दे, तो एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया। वो क्या दर्शा रहा था? तो यूनिटी को दर्शा रहा था। द नेशनल असेंबली इज क्रिएटेड रिप्लेसिंग द स्टेट जनरल, जो स्टेट जनरल मतलब राजा के लोग, अब उन्हें हम हटा के एक नेशनल असेंबली बनाए, जहाँ पे कि जो आदमी थे वो जनता के द्वारा चुने गए थे। यूनिफॉर्म लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन एंड कॉमन वेट्स एंड मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जो मेजर मेजर चेंजेस आए वो ये थे, और ये सारे चेंजेस नेपोलियन के टाइम पे खास तौर पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। मतलब यूनिफॉर्म लॉज, मतलब अब एक कानून होगा और सभी कानून के नज़र में एक होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो अब सेंट्रलाइज हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। कॉमन वेट्स, अभी तक जो वेट्स का सिस्टम था, अगर मान लो ये एक देश है, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे जो वेट्स एंड मेजरमेंट था वो कुछ और, यहाँ पे वेट्स एंड मेजरमेंट कुछ और था, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। मतलब यहाँ पे अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट लें, अगर हम इसे 5 kgs मान रहे हैं इस स्टेट में, तो वो दूसरे स्टेट में 5 kgs नहीं होगा, वो 4 हो जाएगा, कहीं पे वो 6 हो जाएगा, कहीं पे 8 हो जाएगा। तो अब इस पूरे सिस्टम को हटा के कॉमन वेट्स लाया गया, मेजर्स लाया गया। कॉमन वेट्स मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरा, फ्रेंच बिकम कॉमन नेशनल लैंग्वेज टू यूनिफाई द पीपल, मतलब कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ उसके साथ साथ जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो वहाँ का नेशनल लैंग्वेज बन गया। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए राइट अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या आउटकम था, क्यों हुआ, तो ये हमने अभी तक कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं स्प्रेडिंग नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ हमारा आइडिया जो था वो फ्रेटर्निटी का, वो लिबर्टी का, वो इक्वलिटी का, वो अब जो आइडिया वहाँ पे जन्म लिया, अब वो आइडिया पूरे यूरोप में फैलने लगा। साथ ही जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आइडिया था कि अब पूरे राज्य, पूरे देश में एक यूनिट होगा, वो आइडिया भी अब स्प्रेड करने लगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड अक्रॉस यूरोप टू फाइट अगेंस्ट मोनार्की एंड ऑपरेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, अब उसका जो आइडिया था वो पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा। इससे क्या, जो थे अलग अलग देश में, जो अलग अलग फ्रेंच के पास के जो देश थे उसमें जो लोग बस रहे थे, उन्होंने देखा कि फ्रेंच में, फ्रांस में अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वो भी शुरू कर दिए मोनार्की के खिलाफ और ऑपरेशन के खिलाफ रिवॉल्यूशन। तब अब हम तानाशाही, राजाशाही और ऊपर के लोगों से दबाना जाना पसंद नहीं करेंगे। अब हमें आजादी चाहिए, अब हमें समानता चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड टू जैकोबिन्स क्लब। तो ये जो पहला नाम आया अभी, जैकोबिन्स क्लब, ये एक इम्पोर्टेंट नाम है तो इसे याद रखना। तो जो जैकोबिन्स क्लब था, इसमें अलग अलग रिवॉल्यूशनरी आके मिल रहे थे, यहाँ पे जमा हो रहे थे इस क्लब में। क्लब के एक तरह से सारे के सारे मेंबर बन गए। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे वो अब जैकोबिन्स क्लब के दौड़ जैकोबिन्स क्लब के जरिए फैलने लगा। तो जैकोबिन्स क्लब इन सिटीज लाइक मेंस एंड ब्रुसेल्स, इन सभी देशों में शुरुआती दौर पे फैला, फिर धीरे धीरे पूरे फ्रांस में ये आइडिया फैलने लगा। द फ्रेंच आर्मीज moved to Holland, Belgium, Switzerland and Italy carrying the message of liberty। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये जैकोबिन्स क्लब था, इनके जो मेंबर्स थे वो धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे यूरोप में फैलने लगे और अपने साथ क्या लेके चले, आइडिया ऑफ लिबर्टी। शुरुआती तौर पे ये जो आर्मी था, फ्रेंच आर्मीज मूव टू हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड विथ इटली। फ्रेंच आर्मीज था वो शुरुआती तौर में, शुरुआत के समय में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में फैलने लगे। अपने साथ लेके चले आइडिया ऑफ लिबर्टी, मतलब आजादी। जो आजादी किससे, जो मोनार्की और ऑपरेशन था उससे आजादी। रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हेल्प स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज बियॉन्ड फ्रांस। तो जो रिवॉल्यूशनरी के द्वारा जो किया गया वॉर था, वो जो आइडिया था लिबर्टी का, उसे फ्रांस और उसके आसपास देशों में धीरे धीरे फैलाने लगे। तो अब चलते हैं नेपोलियन एंड नेपोलियन कोड। नेपोलियन बोनापार्ट, जो टाइम पीरियड है वो 1799 1815, build a revolutionary idea by also restoring monarchy। अभी तक का पूरा वॉर हुआ फ्रांस में, उसके जरिए हमने जो मोनार्की सिस्टम था उसे तो हटा दिया, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को तो रखा, रिवॉल्यूशनरी के द्वारा दिया गया जो आइडिया था उसे तो उसने रखा, लेकिन साथ ही साथ उसने जो रिस्टोर किया किसे, मोनार्की सिस्टम को। तो रिवॉल्यूशनरी का आइडिया क्या क्या था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। रिवॉल्यूशनरी के द्वारा दिया गया आइडिया तो यही तीन था कि हमें आज़ादी चाहिए मोनार्की से, हमें एक फ्रेटर्निटी, भाईचारा वाला राज्य चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए। इक्वलिटी किस सेंस में, जो कानून है वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई बड़ा या छोटा नहीं, कोई जिसके पास ज्यादा पैसा हो, ज्यादा स्टेट हो, वो कम स्टेट वाले के ऊपर रूल ना करे, तानाशाही ना करे। तो इन आइडियाज को तो उन्होंने रखा, लेकिन साथ ही साथ जो मोनार्की का सिस्टम था उसे भी नेपोलियन बोनापार्ट ने री इंट्रोड्यूस किया, रीस्टोर किया। हालांकि नेपोलियन नेपोलियनिक कोड 1804 इंट्रोड्यूस्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, abolition of feudal privilege, right to property. These reforms modernized Europe but also led to resistance against French rule due to taxation, censorship and forced conspiracy। हाँ, तो नेपोलियनिक कोड अगर आप पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट वाज द
कोड ऑफ 1804। ये पहला सवाल था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें अगर आपको पूछा गया कि नेपोलियनिक कोड जो है नेपोलियनिक कोड जो है वो नेपोलियन के दौरान आया और उसने इंट्रोड्यूस किया फ्रांस में इक्वालिटी बिफोर लॉ, अबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। मतलब जन्म के साथ जो प्रिविलेज मिलता है किसी भी तबके के लोगों को। हालांकि देखा जाए तो फ्रांस में जो अपर लोग थे, मतलब जिनके पास ज्यादा स्टेट ओन करते थे, जैसे कि वहाँ के जो पोप्स थे, चर्च के जो पोप्स थे, फादर्स थे, जो किंग था, उन सभी के पास जो स्टेट था वो बहुत ज्यादा मात्रा में था। लोग हाई क्लास लोग में आते थे। तो जो फ्यूडल प्रिविलेज था, जो इन लोगों बच्चों को प्रिविलेज मिलता था, उसे एबॉलिश किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को लाया गया। साथ ही These reforms modernize यूरोप। यूरोप में जो मॉडर्न सिस्टम है वो इसी रूल्स ने बनाया। लेकिन जो फ्रेंच रूल के दौरान जो टैक्सेशन आया, जो टैक्स लगाया गया, हैवी टैक्स, सेंसरशिप और फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, इसके कारण रेजिस्टेंस भी उत्पन्न होने लगा। किसके खिलाफ? नेपोलियन के खिलाफ। मतलब नेपोलियन ने ठीक काम तो किए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी किए जो वहां की जनता को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू कर दिया। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, उन्हें भी आप जरूर याद रखें। जैसे कि जीन जैक रूसो, हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट argues for political equality and the general will of the people 1962। तो जीन जैक रूसो, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, और इसने क्या किया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना। जो दूसरा नाम आता है वो है जॉन लॉक, एडवोकेटेड नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड द आइडिया दैट गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट दिस राइट्स। मतलब ये जो रूसो था, रूसो ने एक किताब लिखा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन 1762। तो इस किताब में उसने बात किया पॉलिटिकल इक्वलिटी का, जनरल विल ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की अपनी इच्छा के बारे में। और जो जॉन लॉक आए, उन्होंने एडवोकेट किया नेचुरल राइट्स का, मतलब कि कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं इंसान के जो उसे जन्म के साथ मिलता है। वो राइट्स क्या क्या है? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन तीनों राइट्स को नेचुरल राइट्स बताया और इनके लिए काम किया। और गवर्नमेंट को मतलब ये आइडिया दिया कि गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट दीज राइट्स। जो तीसरा नाम आता है वोल्टेयर, वोल्टेयर ने प्रमोट किया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंडिविजुअल लिबर्टी को। अगला नाम आता है मोंटेस्क्यू, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये एक और नाम आ गया जो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही देखने के लिए मिलता है। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया किसका था? मोंटेस्क्यू का। सेपरेशन ऑफ पावर में होता क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर में पावर को डिवाइड किया जाता है, मतलब किसी भी एक गवर्नमेंटल बॉडी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा। पावर किसके किसके बीच होगा? तो पावर बटा होगा। हमारे फिलहाल के देश में भी हमें तीन भाग में पावर बटा हुआ दिखता है। पहला तो वो जिसे हम चुन के भेजते हैं, जो लॉ मेकर हैं। दूसरा जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब पुलिस फोर्स। और तीसरा जो पूरा लॉ को बनाया गया उसकी उसकी जो रक्षा करते हैं, यानी कि उसको ट्रांसलेट करते हैं एक तरह से, यानी कि हमारा कोर्ट का व्यवस्था। तो इन तीनों भाग में हमारा अभी का जो भारत है उसमें ये तीन तीन भाग में पावर्स का डिवीजन का जो आइडिया था वो किसका था? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशन इन 19th सेंचुरी यूरोप। तो अभी तक हमने जो आइडिया था वो देख लिया कि क्या क्या, क्यों क्यों, और किसके द्वारा और कब हुआ। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब नेशनलिज्म का जो यूरोप है वो किस तरह बना, चलिए उसे देखते हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ 18th सेंचुरी यूरोप। इस स्लाइड में आपने देखा कि जो 19th सेंचुरी यूरोप था उस दौरान पे नया यूरोप बना, नेशनलिस्ट यूरोप बना। तो 19th सेंचुरी के एक ऐसा यूरोप, चलो उस बताइए। नो नेशन स्टेट्स एज यूनिट,
कोई नेशन स्टेट नहीं था। साथ ही regions in Germany and Switzerland were divided into smaller kingdoms and states। तो जो रीजन जर्मनी में वो डिवाइडेड थे स्मॉलर स्मॉलर किंगडम। अभी जो देखते हैं कि ये एक डिफाइंड जर्मनी का एक नेशन स्टेट है। उस समय मतलब कि 18th सेंचुरी का जो लैंडस्केप उस समय ये सब चीज देखने के लिए नहीं मिलता है। 18th सेंचुरी के बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके दौरान हमें नए जो boundaries बने, नए डिफाइंड बाउंड्रीज बने, नए जो वेट्स मेजर्स का जो पैमाना था वो बना, नया नेशन स्टेट बना, वो सारा का सारा 8th सेंचुरी के बाद। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप were ruled by autocratic monarchies। मतलब 18th सेंचुरी तक जो मोनार्की सिस्टम था ऑटोक्रेटिक मोनार्की, मतलब राजा का जो मर्जी वो वही करेगा। ऑटोक्रेटिक मोनार्की वही होता है, आदमी किसी के पास एब्सोल्यूट पावर। हालांकि पावर का डिवीजन तो इसके बाद हुआ, पहले के साथ यूरोप वो हम देख रहे हैं ऑटोक्रेटिक मोनार्की। मोनार्की का जो मन होगा, राजा का जो मन होगा वो करेगा। हैब्सबर्ग एम्पायर वाज अ पैचवर्क ऑफ एथनिक ग्रुप्स, जर्मन, इटालियंस, मैग्रेयर्स, पोल्स एटसेट्रा। तो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसमें पैचवर्क, मतलब कुछ लोग जर्मन, कुछ लोग इटालियन, कुछ लोग ये कुछ लोग वो, मतलब सब तरह के जो लोग थे थोड़े बहुत उसमें मिले हुए थे उसमें हैब्सबर्ग एम्पायर में। The common alliances to the emperor was the only unifying factor। जो राजा थे उनके जो अलायंस थे, गठबंधन था, वही एकमात्र यूनिफाइंग फैक्टर था। बाकी इसके अलावा एक नहीं था। एकता नाम की कोई चीज नहीं थी। वो एकता किसी भी चीज में हो, मेजरमेंट में हो, बाउंड्री में हो, करेंसी में हो, टैक्स में हो, वो किसी भी चीज में नहीं थी, सिवाय जो अलायंस बनाए गए थे वहाँ के emperor के द्वारा। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ऐसा कहा जाता है और ऐसा सत्य भी है और ऐसा बहुत जगह हमें देखने के लिए भी मिलता है कि जो पूरा का पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो मिडिल क्लास के द्वारा ही लेड किया गया। तो हमारे सवाल भी आते हैं एग्जाम में कि why it is said that these movements were middle class मूवमेंट। तो ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था वो एक मिडिल क्लास मूवमेंट, ऐसा क्यों? तो अभी का सिनेरियो अगर हम देखें तो इस तरह के लोगों में हम इसे बांट सकते हैं। उस समय के सिनेरियो के हिसाब से चलो चलते हैं, सिनेरियो हम छोड़ देते हैं। उस समय तीन क्लास, एक हाईली रिच पीपल, एक मिडिल क्लास और एक पुअर। मतलब इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये जो रिच पीपल है उनके जमीन पे काम करते हैं, ये एक तरह से इनको ये जो मिडिल क्लास है इनको कहते हैं टीचर, पोट्रीमैन, फार्मर, ये सारे जो कैटेगरी हैं ये आते हैं मिडिल क्लास में। और पुअर के पास तो कुछ है ही नहीं। ये पुअर एक तरह से गुलाम है किसके? रिच पीपल के, जो एरिस्टोक्रेट हैं। ठीक। और ये मिडिल क्लास। तो अब जितना टैक्स हो रहा है वो मिडिल क्लास पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये हाई अपर लेवल वाले आदमी थे इन्हें तो टैक्स नहीं है, इन बेचारों के पास कुछ नहीं है, ये इनके गुलाम है, ये जो चाहेंगे ये करेंगे। जो मिडिल क्लास था वो पिस रहा था एक तरह से इनके कारण, जो हाई क्लास वाले लोग थे। तो धीरे धीरे ये जो ऑपरेशन था ये धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों के का कारण बन गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिडिल क्लास जो था वो एक मेन फैक्टर था पूरा का पूरा जो रिवॉल्यूशनरी आइडिया था उनके लिए। तो इसीलिए ये पूरे मूवमेंट को हम मिडिल क्लास मूवमेंट भी कहा करते हैं। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट। जो
एरिस्टोक्रेसी था, जिसके पास बहुत 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 ज्यादा जमीन थे, वो डोमिनेंट क्लास, ओन्ड बाय वास्ट स्टेट, यूज्ड फ्रेंच एज अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थ्रू मैरिजेज एंड सोशल टाइज। ये जो हाई क्लास वाले लोग थे, जो अपर क्लास, जिसके पास बहुत जमीन है, बहुत सारा स्टेट ओन करते हैं, ये जो है, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और साथ ही में आपस में मैरिज और सोशल टाइज के जरिए आपस में करते थे। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज पीजेंट्री सर्व्स इन ईस्टर्न यूरोप। जो पीजेंट्री, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज पीजेंट्री मतलब फार्मर, ये पुअर लोग। तो मेजोरिटी वाज पीजेंट्री, ये जो सर्व करते हैं ईस्टर्न यूरोप। Industrialization in the 19th century led to growth of the commercial classes in Western Europe. Rise of industrialists, businessmen, and professionalism spread the liberal ideas among the middle class. तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज बने, नए नए इंडस्ट्रीज बने, नए नए काम शुरू हुए, लोगों को अब नौकरी मिलने लगी, लोगों के पास एक से पैसा आने लगा। तो अब जो ये था कॉमर्शियल क्लासेस, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, लोगों के पास पैसे आने शुरू हुए। राइट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल, पैसा आया, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लोगों के पास इंडस्ट्रीज हुए, वो बिजनेसमैन हुए, वो प्रोफेशनल हुए, वो टीचर्स हुए, वो लॉयर्स हुए। जो ये लिबरल का आइडिया था, अब वो लिबरल का आइडिया मिडिल क्लास में फैलने लगा। इन बेचारों के पास कुछ सुविधा नहीं है, इसमें ये आइडिया आना थोड़ा मुश्किल। तो ये आइडिया कैसे आया? मिडिल क्लास में। तो जब मिडिल क्लास ने ये सोचा मेरे पास पैसा है, मुझे इन लोगों की जरूरत अब नहीं है, इन लोगों की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ये जो लोग हैं हाई क्लास वाले एरिस्टोक्रेट लोग, वो एक तरह से किसी भी कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, सारे तरह के वो फैसिलिटीज का उपयोग कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं। तो जब ये आइडिया आया लोगों में, उन्होंने रिवोल्ट किया, किसके खिलाफ? ये एरिस्टोक्रेट के खिलाफ। तो इसलिए इस मिडिल क्लास मूवमेंट आ जाता है किसे, ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला। लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो लिबरल वर्ड, लिबरलिज्म, ये वर्ड आता है लिबर से, लैटिन में इसका मतलब होता है फ्री। लिबरल मतलब, तो ये जो लिबरलिज्म थे, लिबरल लोग थे, उनको उनको क्या चाहिए था, वही वो एडवोकेट कर रहे थे कि हमको क्या चाहिए। फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, inspired by French Revolution but limited to property owning men। अब ये एक पॉइंट आता है। तो जो ये लिबरल आदमी थे, फ्री फ्री को कह रहे थे कि क्या किया उन्होंने, मूवमेंट शुरू किया। उनकी कुछ मांग थी, अगर कोई कुछ मूवमेंट शुरू कर रहा है तो उसकी मांग तो होगी ही। इनकी कुछ मांग थी, क्या वो मांग थी? तो हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, आजादी। तो इक्वलिटी टू ब्लॉक के बिफोर, मतलब ये एरिस्टोक्रेट लोग हैं, वो दे रहे हैं, वो सारी फैसिलिटी का उपयोग कर रहे हैं, हम भी टैक्स देंगे, और अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उनसे भी टैक्स लो। सभी को अब टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब हम जिसे चुनेंगे वो गवर्नमेंट बनेगा, उसी यही मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेंट का। ये जो इंस्पायर्ड हुए थे कहाँ से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी ये आइडिया था, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी का। लिबर्टी और लिबरल एक ही तरह का सिमिलर सिमिलर वर्ड है, सिमिलर सिमिलर मीनिंग है। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडिया था, मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे फ्रांस में और यूरोप में वो आइडिया फैलने लगा। आइडिया फैलते फैलते पूरे यूरोप में फैला। तो ये जो आइडिया था वो उस आइडिया ने से इंस्पायर तो किया, लेकिन वहाँ जो आइडिया था प्रॉपर्टी ओनिंग मैन बट लिमिटेड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, मतलब कि जो मिडिल क्लास थे, ये अब अपर क्लास थे, उनके लिए ये राइट नहीं चाहते थे। ये चाहते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है, वो अमीर लोग अब बन गए, उन्हीं तक के तीनों है ये रहना चाहिए फैसिलिटी। पुअर फिर से पिस गया। अभी एक था पुअर,
तो वो नीचे वाले दो किसका था, अब ये दो पुअर मैन हो गए, तो अब ये बेचारा पिस रहा है। वही यहाँ पे भी हो रहा है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिडिल क्लास था, अब वो लोअर क्लास को पिसना चाह रहा था बेसिकली। तो वुमेन एंड नॉन property women and non-propertied men fought for suffrage throughout the 19th and 20th century। तो जो मेन था, यहाँ पर देख लो मेन, जो जो जिन जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उनको ये सारा राइट मिला, और जो वुमेन थे, जो वुमेन थे और इनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, और मतलब इन राइट के लिए फाइट किया पूरा 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। सेंचुरी तक उन्होंने फाइट किया इन सारे राइट के लिए। लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म और नेशनलिज्म क्या है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म आजादी का, लिबरलिज्म आजादी, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी, मतलब ऐसा अब आया। आज क्या है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म चाहिए लोगों को। साथ ही नेशनलिज्म एडवोकेटेड फ्री मार्केट एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। अब ये क्या है, तो मान लो ये एक कंट्री है, अलग अलग स्टेट है, अगर ये फ्री मार्केट है तो दूसरा ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे अगर कोई आदमी कोई सामान बेचने के लिए इधर आता है, तो यहाँ पे उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ से इधर आता है तो यहाँ पे टैक्स भरेगा, फिर यहाँ से अगर इधर आता है तो यहाँ पे टैक्स भरेगा, सिमिलरली यहाँ पे टैक्स भरेगा, यहाँ भरेगा। तो इतना इतना सारा टैक्स उसको भरना पड़ेगा अगर वो अपना सामान बेचना चाह रहा है। और जो प्राइस है किसी भी चीज का वो हाई हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन। ये जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें फ्री मार्केट दो। मार्केट मतलब हमें यहाँ एंट्री दो फ्री में, ट्रेड में जो restriction है उसे हटाओ। German Confederation and 59 states had different fees, weight and measurement custom duties। तो जो 39 स्टेट्स थे जर्मन कॉन्फेडरेशन में, जर्मनी का मान लेते हैं, जर्मनी एक देश है, उसके अंदर 39 स्टेट्स थे। तो सारे स्टेट में जो करेंसी थे वो अलग थे, वेट्स एंड अलग थे, कस्टम ड्यूटीज अलग थे। यहाँ पे 5 किलो को यहाँ पे अगर ये एक पत्थर है 5 kg का, तो वो यहाँ पे 4 किलो माना जा रहा है, यहाँ पे 6 किलो माना जा रहा है, इधर 7 kg, इधर 8 kg, इधर 10 kg। मतलब यूनिट्स एंड मेजर जो है वो यूनिफाइड नहीं थे, कस्टम ड्यूटीज अलग अलग थे, बहुत हैवी कस्टम ड्यूटीज थे। तो ये इन्होंने जो इकोनॉमिक लिबरल लोग थे उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा ट्रेड वाला सिस्टम है इसे ठीक करो, करेंसी को ठीक करो एंड वेट्स को ठीक करो, कस्टम ड्यूटीज को ठीक करो। बर्लिन 1834 कस्टम यूनियन फॉर्म प्रूसिया। तो यूनिफिकेशन के दौरान प्रूसिया उन्होंने कस्टम यूनियन को फॉर्म, यूनिफाइड करेंसी एंड ट्रेड रेगुलेशन, रेलवे फर्दर प्रमोटेड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। तो इन लोगों की ये बातें मान ली गई और जो यूनिफाइड करेंसी था उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ट्रेड को रेगुलेट किया गया। जो बाद में रेलवेज था, उन्होंने रेलवेज ने क्या किया कि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन था उसे और सुदृढ़ किया, उसे और मजबूत किया। एबोलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर। एबोलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर क्या है, मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर कोई इधर बेचने जा रहा है सामान तो यहाँ पे उसको टैरिफ देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे टैक्स पड़ेगा, इधर टैक्स पड़ेगा, इधर टैक्स पड़ेगा। तो ये जो टैक्स था उसे एबॉलिश किया गया ज़ोल्वेरिन 1834। राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म 1815। अब ये कंजर्वेटिज्म क्या है, तो कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि जो नए आइडिया है, जैसे कि मान लेते हैं ये पूरा देश में दो तरह के लोग रह रहे हैं। एक वो जिसे लिबरलिज्म नया आइडिया आया था रिवॉल्यूशन के दौरान वो था, और एक वो जिसे ये पूरा का पूरा समझ नहीं, वो कंजर्वेटिव, उसे पूरे पुराने ख्यालात हम कह सकते हैं, तो पुराने ख्यालात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। तो अब देखते हैं कि द राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म इन 1815, इनके दौरान क्या क्या हुआ। आफ्टर इन 1815
यूरोपियन रूलर्स एम्ड टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। ये जो नेपोलियन का जब डिफीट हुआ 1815 में, तो जो यूरोपियन रूलर्स थे उन्होंने क्या कहा कि हम रिस्टोर करेंगे पुराने पुराने तरीके को, पुराने ऑर्डर या पुराने तरीके को रिस्टोर करेंगे, नया तरीका हमें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं, तो वो एक अलग मुद्दा है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि उसे क्यों पसंद नहीं, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसे इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा होगा, उसे टैक्स देना पड़ रहा होगा, ये एक हो सकता है। Congress of Vienna 1815 led the Austrian Chancellor Metternich restored monarchies in Europe, drew new borders to contain France, strengthened Prussia and Austria, conservatives supported national institutions, monarchy, church, body, family tradition। तो नेपोलियन जब हारा, हालांकि नेपोलियन ने monarchy के सिस्टम को रिस्टोर कर लिया था, तो अब नेपोलियन के हार के बाद जो उसके अनुयायी थे, उसके जो फॉलोअर्स थे, यूरोपियन रूलर्स ने क्या किया, पुराने ऑर्डर को फिर से अब रिस्टोर किया। कांग्रेस ऑफ वियना जिसके चांसलर रिस्टोर monarchy यूरोप, ड्रॉ न्यू बॉर्डर टू कंटेन फ्रांस। फ्रांस ही इन सारे चीजों का जड़ था, जो नया आइडिया आ रहा था वो सारा का सारा आइडिया आ रहा था फ्रांस से। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, नए बाउंड्री बना दिए, फ्रांस को कंटेन कर दिया, उसके आइडिया को कंटेन करना चाहा। स्ट्रेंथन प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, कंजर्वेटिव सपोर्टेड नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल, monarchy, चर्च, प्रॉपर्टी राइट, फैमिली ट्रेडिशन, इन सारी चीजों को फिर से रिस्टोर कर दिया गया। कहने की ये मतलब कि जो आजादी मिला था, वो आजादी ज्यादा समय तक नहीं चला, उसे पुराना सिस्टम फिर से आ गया। रिवॉल्यूशनरी एंड सीक्रेट सोसाइटीज, पुराना जो सिस्टम था वो तो आ गया था, लेकिन लोगों ने तरह से आजादी को चख लिया था। आजादी कैसा होता है वो उन लोगों ने जान लिया, नए आइडियाज क्या होते हैं अब उन्होंने जान लिया। तो हालांकि उसे सप्रेस तो किया गया, लेकिन जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी के जरिए अपने आइडिया को फैलाना जारी रखा। लिबरल नेशनलिस्ट फेस रिप्रेशन, कंजर्वेटिव रूल, कंजर्वेटिव रूल आ चुका है, तो जो अब लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अब थोड़ा रिप्रेस हो गए, मतलब अंडरग्राउंड हो गए एक तरह से। तो सीक्रेट सोसाइटीज वे फॉर्म टू स्प्रेड आइडिया, यूसिपी ट्रेनिंग इटालियन डेड यंग एंड यंग यूरोप यूनिफाइड इटली। अब जर्मन तक था, जर्मन को अगर हम देखें तो एक तरह से जर्मन का रिवॉल्यूशन के जरिए उसने आज़ादी तो पाया, फिर से वहाँ कंजर्वेटिव आइडिया आ गया। तो अब जो सीक्रेट सोसाइटीज है हम उसे एक तरह देख रहे हैं। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो रिप्रेशन फेस कर रहे हैं, सीक्रेट सोसाइटीज अब बनने लगे। यूसिपी मजीनी जो है ये भी उसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर। उन्होंने क्या किया, इन्होंने फाउंड किया यंग इटली एंड यंग यूरोप। यंग इटली एंड यंग यूरोप नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया, जिसमें मजीनी जो इटालियन थे इसे अपने देश से आजाद किया। उन्होंने भी दो बना लिए सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली और यंग यूरोप नाम से। बिलीव इन यूनिफाइड एंड रिपब्लिकन इटली, इन्हें भी एक रिपब्लिकन और यूनिफाइड इटली चाहिए था, क्योंकि इटली जो था उसमें अलग अलग राजाओं के द्वारा रूल किया जा रहा था। Viewed as a threat by conservatives, similar societies emerged in Germany, France, Switzerland and Poland। तो हम जो क्रांतिकारी हैं उनके आवाज को तो दबा सकते हैं, लेकिन वो आपस में कुछ ना कुछ करके अपने आवाज को बनाए रखेंगे, अपने आवाज को, अपने आइडियाज को लोगों तक फैलाते रहेंगे। किसके जरिए, सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए। कंक्लूजन ऑफ दिस, तो ये जो पूरा खिचड़ी पका, आज़ादी मिला, रिवॉल्यूशन हुआ, आज़ादी मिला, फिर से कंजर्वेटिव आइडिया आ गया, फिर से monarchy आ गया, तो सब चीजों के बाद बनने लगे। इन सब बातों का कंक्लूजन क्या होता है, नेशनलिज्म स्प्रेड अक्रॉस थ्रू इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, representative movement by Mazzini and secret societies, despite conservative position, nationalism ultimately led to unification
इटली। तो जो नेशनलिज्म का आइडिया पूरा यूरोप में फैल, कंक्लूजन देखते हैं अभी तक जितना बात की लोग। तो नेशनलिज्म का मूवमेंट यूरोप में फैल गया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म आया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म आया, मतलब जुल्वेरिन एक तरह से, पॉलिटिकल लिबरलिज्म हुआ, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, मजीनी एंड सीक्रेट सोसाइटी, ये चालू रहा। डिस्पाइट कंजर्वेटिव अपोजिशन, नेशनलिज्म अल्टीमेटली लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो अब जर्मनी जो और इटली जो है वो एक तरह से यूनिफाइड हो चुका है। अभी तक जो टूटा हुआ था अब वो यूनिफाइड हो गया है, किसके जरिए? नेशनलिज्म और ये जो सीक्रेट सोसाइटी है उनके जरिए। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। 1830 टू 1848, अब इनके बीच में क्या क्या रिवॉल्यूशन हो रही है, क्या है? लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म लेड टू रिवॉल्यूशन अक्रॉस यूरोप। रिवॉल्यूशंस वेयर ड्रिवन बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट। मेजर रिवोल्ट took place in France, Belgium, Greece, Poland and German state. जुलाई रिवॉल्यूशन, हालांकि बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर है वो इस जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से ही आ जाते हैं। ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रांस ओवरथ्रोन, बर्बन किंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर लुई। फ्रांस था, जुलाई रिवॉल्यूशन बेसिकली हम देख रहे हैं तो ये पिछला बार फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब हम अभी पहले पहले हमने देखा कि किस तरह ये जो पूरा यूरोप में मामला चल रहा था, नए नए आइडियाज का, यूनिफिकेशन का, वो हमने देखा। फिर हमने देखा जर्मनी और इटली का, इटली में क्या क्या हुआ। अब हम फ्रांस में देख रहे हैं जो एक खास नाम से ये रिवॉल्यूशन है, जुलाई रिवॉल्यूशन, मतलब जुलाई के महीने में हुआ था इसलिए जुलाई रिवॉल्यूशन 1830। इसमें क्या क्या हुआ? तो फ्रांस ने बर्बन किंग का उस समय का 1830 के दौरान बर्बन किंग था उसे ओवरथ्रोन किया, मतलब हटाया गद्दी पर से, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को बनाया अंडर लुई। मेटरनिच, ये मेटरनिच एक जो वाक्य है, एक जो सेंटेंस है, ये भी वन वर्ड आंसर में आ जाता है। When France sneezes, the rest Europe catches cold. ऐसा क्यों कहा गया? तो ऐसा क्यों कहा गया, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये अच्छे से जान लिया कि ऐसा क्यों कहा गया। कि जब फ्रांस, when France sneezes, जब फ्रांस छींकता है तो हो रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये इसलिए कहा गया कि जितना रिवोल्यूशनरी आइडियाज था, था, नए नए, ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे थे? फ्रांस से आ रहे थे। इसलिए मेटरनिच ने ये कहा, व्हेन फ्रांस sneezes, the rest of the Europe catches cold. Inspired revolt in Belgium, leading to the independence from Netherlands. Greek War of Independence 1821 to 1832. अब हम फ्रांस देख लिया, हमने जर्मनी देख लिया, हमने इटली देख लिया, अब ग्रीस देख लेते हैं। ग्रीस ग्रीस रिवोल्टेड अगेंस्ट रोमन एम्पायर 1821, supported from West Europeans, Lord Byron, English fought, supported and fought in the war. Treaty of Constantinople 1822 recognized Greece as independent nation. तो ग्रीस में भी सेम कहानी हो रहा है। तो जो फैक्ट है कि हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, फैक्ट्स एंड फिगर चेंजेस। इसका मतलब है कि हिस्ट्री हमेशा वही रहेगा, जो फैक्ट है, जो फिगर्स हैं, जो डेट्स हैं, ये सारे चीज चेंज होते रहते हैं। तो फ्रांस में भी हमने देखा था, जो ऑपरेशन के खिलाफ वहाँ भी बगावत हुआ, वहाँ भी रिवॉल्यूशन हुआ। फिर जर्मनी में भी वही चीज, फिर इटली में भी, अब ग्रीस में भी सेम चीज हो रहा है, बस यहाँ फैक्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ जो फैक्ट है, ग्रीन्स रिवॉल्यूशन किया किसके अगेंस्ट? ऑटोमन एम्पायर 1821, separated from Western European and Greek exiles। तो ऑटोमन एम्पायर के दौरान जो ग्रीस के जो रिवॉल्यूशनरी थे उसको जिन्हें एग्जाइल किया गया द्वारा वेस्ट यूरोपियंस, इन दोनों ने मिलकर इसे सपोर्ट किया, किसे? ग्रीस को, किसके खिलाफ? ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। लॉर्ड बायरन, इंग्लिश पोएट, सपोर्टेड द फोर्ट इन द वॉर। तो
जो पूरा का पूरा वॉर हुआ, इसके अंत में एक ट्रीटी साइन किया जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। जो ट्रीटी था, इसमें क्या था, तो इसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया कि अब से जो ग्रीस है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। अब देखते हैं रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है और रोमांटिसिज्म क्या है? आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक प्ले अ रोल इन फॉस्टरिंग नेशनलिज्म। आज भी अगर हमें कोई देशभक्ति वाला गाना सुनने को मिल जाए तो हम कैसे उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब एक देश के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तो उस समय में भी जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, जो पोट्री मैन थे, जो स्टोरी राइटर थे, जो म्यूजिशियंस थे, उन्होंने एक रोल प्ले किया फॉस्टरिंग नेशनलिज्म में, नेशनलिज्म की आइडिया को फैलाने में और स्ट्रेंथन करने में इन लोगों ने भी एक रोल प्ले किया। तो यही जो रोल प्ले किया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। जोनाथन गॉटफ्रायड हर्डर टू नेशनल कल्चर फाउंड द फोक ट्रेडिशन। तो ये जो आदमी है, ये जोहन गॉटफ्रायड हर्डर, इन्होंने क्या कहा कि जो ट्रू नेशनलिज्म, नेशनल कल्चर है, फाउंड इन फोक ट्रेडिशन, पुराने समय से आ रहे ट्रेडिशन है, उनमें हम किसी भी देश के जो ट्रू नेशनल कल्चर है उसे देख सकते हैं। पोलैंड, पोलैंड में क्या हो रहा है, तो लैंग्वेज एंड म्यूजिक रजिस्ट्रेड रजिस्टर्ड रशियन रूल, Polish was banned in school but used in church. Used opera and folk dances like polonaise, mazurka, symbols of Polish nationalism. तो ओवरऑल अगर हम देखें कि रोमांटिसिज्म है क्या, तो रोमांटिसिज्म और कुछ नहीं, ये एक अलग तरीका है नेशनलिस्ट मूवमेंट को फैलाने का, जिसमें आता है आर्ट, पोट्री, ये और फोक डांस, फोक म्यूजिक, लैंग्वेज, इन सभी चीजों का यूज करके अगर हम नेशनलिस्ट मूवमेंट को फैला रहे हैं, वो रोमांटिसिज्म कहलाएगा। इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड रिवॉल्ट। जो रिवॉल्ट था, लोगों ने रिवॉल्ट किया, हालांकि मिडिल क्लास रिवॉल्ट था कि हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें फैसिलिटी उनके जैसा नहीं मिल रहा है। तो जो पुअर क्लास था, उनका रिवॉल्ट क्यों होगा? इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड रिवॉल्ट, हम उसी को जानेंगे। 1830s का टाइम था जब पॉपुलेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट विथ पॉवर्टी इंक्रीज हुआ। यूरोप का 80s दौरान जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो एकदम से इंक्रीज हुआ, बूस्ट हुआ। कैसे बूस्ट हुआ? तो जो लोग आसपास के एरिया थे, जो गांव का एरिया था, वहां से भी लोग अब माइग्रेट करके जो सेंट्रल एरिया था वहां जा रहे थे, जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। साथ ही उनमें अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये जो तीन कारण था, तीन कारण बना रिवोल्ट का। 1845 में Silesian weavers revolted against unfair wages but were crushed। 45 में भी एक रिवोल्ट हुआ जिसमें अनफेयर वेज, मतलब वेज क्या होता है? वेज होता है जो हमें, जो अगर हम देखा जाए तो एक जो मजदूर होता है जो पूरे दिन काम करता है, डेली वेज वर्कर जिसे कहते हैं, पूरे दिन काम करने के अंत में जो उसे कुछ अमाउंट मिलता है उसे हम वेज कहते हैं। जो डेली वेज वर्कर होते हैं उनके केस में लेकिन ये जो रिवॉल्ट किए, ये डेली वेज वर्कर जो रिवॉल्ट किए, उसे क्रस्ट कर दिया गया, उसे दबा दिया गया। फिर 1848 में इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फूड शॉर्टेजेस लेड टू रिवोल्ट इन पेरिस एंड जर्मनी। पेरिस और जर्मनी में 1848 के दौरान जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, फूड शॉर्टेज हुआ, फूड शॉर्ट हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो अब उन्होंने रिवोल्ट किया पेरिस में और जर्मनी में 1848 के दौरान। फ्रांस लुई फिलिप abdicated, France become republic। 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 का जो दौरान था उसे रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स के लिए जाना जाता है। इसमें क्या हुआ? तो लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल यूनिफिकेशन। पार्लियामेंट drafted German constitution rejected by King of Prussia।
तो जो लिबरल मिडिल क्लास थे उन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशनल और एंड नेशनल यूनिफिकेशन। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो 1848 में उन्होंने उन्होंने ड्राफ्टेड बाय जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये ड्राफ्ट किया और उन्होंने रिजेक्ट, बट वो जो है लेटर ऑन हो गया के द्वारा। तो किंग ऑफ प्रूसिया अभी तक ये किंग ऑफ प्रूसिया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक साथ क्यों आ रहा है, पार्लियामेंट एक साथ क्यों आ रहा है, तो इसके पीछे कारण यही है अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही चल रहा है। पूरी तरह से मोनार्की नहीं है, पार्लियामेंट है, वहां पे लोग हैं, लेकिन अभी भी जो ताकत है वो पूरी तरह से राजा के पास ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसी को कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन मोनार्की यानी डेमोक्रेसी नहीं है। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशन बट वेयर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स। कि ये जो पूरा रिवॉल्ट था इसमें वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया, महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राइट टू वोट, राइट टू वोट, ये जो राइट था, ये यानी कि पॉलिटिकल राइट, ये महिलाओं को नहीं दिया गया। इसके कारण क्या हुआ, मोनार्क रियलाइज्ड रिफॉर्म्स वेयर नेसेसरी लीडिंग टू एबॉलिशन ऑफ serfdom एंड इंक्रीज पॉलिटिकल राइट्स। तो ये जो पूरा का पूरा वाक्य हुआ, इसका यही पड़ा कि जो मोनार्की, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में जो मोनार्की था, उस मोनार्की को ये समझ में आने लगा कि जो लोग हैं अगर उन्हें नहीं समझाया गया तो ये विद्रोह करेंगे और राज को तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एबॉलिश किया सेफडॉम को और पॉलिटिकल राइट्स जो था वो उन्होंने दे दिया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। Germany was initially divided into multiple independent states. The 1858 attempt of unification failed. Prussia emerged as a dominant force in the unification process. 1848 में आपको बताया कि यूनिफिकेशन का प्रयास किया गया, लेकिन 1848 में वो फेल हो गया, इसमें जर्मनी के केस में। बट प्रूसिया जो था, प्रूसिया जो ये है एक स्टेट, वो इमर्ज हुआ डोमिनेंट फोर्स एंड यूनिफिकेशन प्रोसेस। तो ये जो यूनिफिकेशन प्रोसेस हुआ जर्मनी का इनिशियली वो फेल हो गया, लेकिन प्रूसिया उसमें एक पावरफुल स्टेट बन के इमर्ज किया, उभर के आया, और जिसने बाद में यूनिफिकेशन प्रोसेस में एक बड़ा योगदान दिया। ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रूसिया चीफ मिनिस्टर, आर्किटेक्ट द यूनिफिकेशन जर्मनी। जर्मनी तो यूनिफिकेशन होने लगा, तो यूनिफाइड जर्मन किस तरह का दिखेगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन सभी को किसने आर्किटेक्ट किया, तो ओटो वन बिस्मार्क, जो जर्मन यूनिफिकेशन के मतलब प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर थे। बिस्मार्क स्ट्रेटेजी यूज मिलिट्री पावर यूनाइट जर्मन स्टेट। तो जो बिस्मार्क था उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने मिलिट्री पावर का यूज किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए। वॉर ऑफ यूनिफिकेशन लड़ा गया, डेनिश वॉर, जो प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड डेनमार्क। उसके बाद दूसरा वॉर आता है ऑस्ट्रो प्रूसियन वॉर, प्रूसिया डिफीट्स ऑस्ट्रिया excluding it from German Confederation. Franco-Prussian War, Prussia defeats France, uniting southern German states with the north. Proclamation of German Empire. तो जो 3 वॉर लड़ा गया उसमें जर्मन एम्पायर एक तरह से समझो तो जीत गया। उसमें क्या हुआ जर्मन एम्पायर में, तो इन जनवरी 1871 जर्मन एम्पायर was proclaimed in the Hall of Mirror at the place of Versailles। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है तो इसे भी याद रखना। यहाँ पे क्या हुआ, तो जर्मन एम्पायर वाज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड इन द हॉल ऑफ मिरर। काइजर विलियम फर्स्ट प्रूसिया वाज क्राउन्ड जर्मन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। तो ये 3 हुए। आप इन तीनों को बहुत तो आपको हैं जो की फिगर थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, बिस्मार्क, किंग विलियम फर्स्ट एंड मिलिट्री लीडर्स, ये 3 जो इम्पोर्टेंट फिगर थे वो थे। अब
यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जर्मन यूनिफिकेशन हमने देख लिया, अब तक इटली यूनिफिकेशन देखते हैं। लाइक जर्मनी, इटली वाज फ्रेगमेंटेड टू वेरियस डायनेस्टीज एंड फॉरेन टेरिटरीज। अगर हम इटली के मैप को देखें, जो उस समय का मैप था, इस तरह में जो अलग अलग पार्ट थे वो अलग अलग रूलर। अगर देखें तो ये जो अलग अलग पार्ट है, ये एक तरह से अलग अलग डायनेस्टीज कर रहे थे। जो इनकी टेरिटरीज थी वो कुछ डिफाइंड नहीं थी। जो आसपास के देश थे वो उनके टेरिटरीज को अपना बता रहे थे, ये बोलो। तो जो अनयूनिफाइड इटली था, अब इसका भी यूनिफिकेशन जरूर था। तो इटली was fragmented into various dynasties and foreign territories. In 1830s, गुस्ताव मेजेनी, ये कौन है गुस्ताव मेजेनी? तो मैंने आपको बताया, और इन्होंने क्या किया था तो आप कमेंट में बताओ। तो 1830s में गुस्ताव मेजेनी एडवोकेटेड फॉर यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक थ्रू अ यंग इटली मूवमेंट। After failed revolution in 1841-1848, the unification movement was taken by Diana Piedmont। तो जो गुस्ताव मजीनी थे, इन्होंने दो सोसाइटीज को बनाया, यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक, तो जो इनके द्वारा इनको बनाने का मतलब था कि हम इटली को यूनिफाई करेंगे, वॉर लड़े या फिर तरह से हम इटली को यूनिफाई करेंगे। जो फॉरेन लोग हैं उन्हें बाहर करेंगे और एक यूनिफाइड, एक प्रॉपर बॉर्डर बनाएंगे इटली का। लेकिन वो जो रिवॉल्यूशन था 1831 और 1848, ये फेल हो। तो अब इस रिवॉल्यूशन को इन्होंने संभाला, सर डियाना पिएदमोंट ने। तो किंग विक्टर इमैनुअल and the chief minister Cavour worked with France and defeated Austria in 1850. Garibaldi and the volunteers to help unify southern Italy. In 1861, Italy was claimed as kingdom under Victor Emmanuel II. So not all regions were unified yet. तो 1861 में हम कह सकते हैं कि इटली जो है वो अब यूनिफाई हो गया, although वो अभी भी इटली अंडर नहीं था, कुछ रीजन था। अगर हम उन्हें छोड़ दें तो जो पूरा का पूरा इटली है, अब ये एक बॉर्डर में आता है, एक फ्लैग के अंदर आता है, एक किंगडम में आता है। किंगडम को विक्टर इमैनुअल सेकंड ने। चैलेंजेस एंड द लेगेसी यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, इटली का हो गया। अब इन यूनिफिकेशन में कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो वो चैलेंजेस थे, unification left Prussia as the dominant power and the country focused on modernization with military support. जो जर्मन यूनिफिकेशन था उसमें जो प्रूसिया वाला रीजन था वो एक डोमिनेंट पावर बना, और कंट्री ने साथ मिलकर फोकस किया इस पे, मॉडर्न बनने पे, मिलिट्री को और फुलाना। मिलिट्री पे इन्होंने जोर क्यों दिया? तो मिलिट्री पे जोर इसलिए दिया क्योंकि पता था अगर एक बार, अगर पीछे जाएं थोड़ा, तो एक बार जर्मनी में यूनिफिकेशन मतलब कि आज़ादी मिला, फिर वहां से डिक्टेटरशिप आ गया, फिर उन लोगों ने कोशिश किया और फिर से अब यूनिफिकेशन हो गया। इसीलिए मिलिट्री को कोर में रखा गया मॉडर्नाइजेशन में, क्योंकि ताकि अगर फ्यूचर का हो तो हम मिलिट्री का यूज कर सकें। इटली यूनिफिकेशन फेस चैलेंजेस। Many Italians, especially peasants, were unaware of the nationalist ideals and the North-South divided state. Both nations faced the question of how to integrate their diverse population, many of whom had little sense of national identity. तो जो ये दोनों देश, इटली और जर्मनी, इन दोनों ने कुछ कुछ अलग अलग, कुछ एक जैसा भी किया। तो एक जैसा था वो था कि जो इतना डाइवर्स पॉपुलेशन है उसमें इंटीग्रेट कैसे, उसमें क्या कैसे लें, और मेनी ऑफ whom had little sense of national identity। लेगेसी क्या रही? तो द मिलिट्री played a crucial role in both unification process, shaping the future of political and social culture। What is legacy? तो एलिमेंट है। तो अगर हम देखें तो हमारे बुक है एनसीईआरटी, उसमें कई सारे हमें फिगर्स दिखते हैं। एक फीमेल फिगर दिखती है जिसमें
हाथ में कुछ, इस हाथ में कुछ, उसे हम कुछ नाम भी देते हैं, तो एलिगोरी उसी को कहते हैं। एन एलिगोरी इज नैरेटिव इन विच कैरेक्टर्स, इवेंट और सेटिंग्स symbolizes deeper meaning of a moral, political और philosophical। तो एक तरह से देखें तो ये पर्सोनिफिकेशन है। ये सब इसके काफी करीब है। पर्सोनिफिकेशन को कैसे सेंस देखें, मान लो ये एक पत्थर है, ठीक। तो अब हम पत्थर अगर एलिगोरी बनाना चाहें, अब हम क्या कहेंगे कि आज से ये प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मोरल फिलोसफिकल इसका मीनिंग है। एक इक्वलिटी, ये एक इक्वलिटी का प्रतीक है, तो यही हो जाएगा एलिगोरी। इट इज फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर, द एंटायर स्टोरी रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड द लिटरल। ये मीनिंग है एलिगोरी का। आप हूबहू ये लिखो एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सिलेबस। हालांकि हमने सारा कुछ कवर कवर कर लिया है। अभी तक के सेशन में हमने जितना भी पढ़ा उसके आउट कुछ नहीं है और उसके बाहर एग्जाम कुछ नहीं है। मतलब एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे आपके सिलेबस में मैंने जो पढ़ाया है उसके अलावा नहीं हो सकते। और अगर आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करने हैं तो प्रैक्टिस ऑल द बुक इन बुक क्वेश्चन। मतलब आप जब बुक पढ़ोगे तो बुक में आपको कुछ नए वर्ड मिलेंगे, कुछ सवाल मिलेंगे, कुछ अलग से टेक्स्ट मिलेंगे। जो मेन टेक्स्ट होता है उसके साइड में जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पे कुछ बॉक्स में लिखा हुआ दिखेगा, उसे जरूर पढ़ना, उसी से सवाल बनेंगे। ऑल्सो मेमोराइजेज ऑल सोर्स। ये देखो मैंने कहा जो सोर्स दिए हुए हैं आप उसे मेमोराइज जरूर करो। एंड लाइक प्लेबिसाइड। ये क्या है प्लेबिसाइड? अ डायरेक्ट वोट विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। जैसे एक ये नया वर्ड आया, इसी तरह के कई सारे वर्ड्स आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। आपको उन सारे वर्ड को याद करना है। साथ ही जो इन बुक क्वेश्चन है जो और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उन्हें भी एक बार जरूर प्रैक्टिस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इसका पूरा नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको आज का पूरा लेक्चर का एक नोट्स मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।